एक पिता का कठोर फैसला। भूषण जी बिजली विभाग में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी अपने तीनों बच्चों के साथ गांव में ही उनके मां, बाबूजी एवं बड़े भाई के साथ रहती थी। बेटा राहुल और रोहित बड़े थे। बेटी सुधा सबसे छोटी थी। सभी गांव के स्कूल में पढ़ने जाते थे। बच्चे थोड़ा बड़े हुए तो भूषण जी को लगा कि गांव में बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को अपने साथ बनारस लाने का फैसला किया। घर में इस फैसले का काफी विरोध हुआ। माँ बाबूजी की दलील थी कि यहाँ गांव में इतनी बड़ी हवेली है और वहाँ शहर में 2 कमरे का मकान, यहाँ कोठियां अनाजों से भरी हैं, और वहाँ आधा आधा किलो दालें खरीद कर छोटे छोटे डिब्बों में रखोगे। परिवार साथ रहेगा तो खर्चा भी ज्यादा होगा और फिर लोग क्या कहेंगे। उस समय अपने परिवार को अपने साथ शहर में रखना बुरा माना जाता था, परंतु भूषण जी को ये समझ आ गई थी कि गांव में बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। घर वालों एवं अड़ोस पड़ोस के बुजुर्गों के लाख विरोध के बावजूद भूषण जी नहीं माने। बच्चों को उच्च शिक्षा एवं अच्छे संस्कार मिले, इस उम्मीद से तीनों बच्चों का दाखिला शहर के बड़े एवं नाम में स्कूल में करवाया। पत्नी राधा ने घर पर मोर्चा संभाला। दिन भर घर का काम एवं बच्चों में ही उनकी दुनिया सिमट कर रह गई। भूषण जी दफ्तर से वापस आकर बच्चों को पढ़ाते। सभी अपने अपने हिस्से की मेहनत कर रहे थे। समय कैसे बीता कुछ पता ही नहीं चला। राहुल और रोहित नौकरी करने लगे, उनकी शादी भी हो गई। छोटी बेटी सुधा की शादी भी एक खानदानी रईस परिवार में तय हुई। सभी बहुत खुश थे। भूषण एवं राधा जी की ये आखिरी जिम्मेदारी बची थी। सोचा रिटायरमेंट के बाद बच्चों के साथ आराम से जीवन बिताएंगे। बेटी की शादी हो गई। दूसरे दिन पग फेरे की रस्म के लिए मायके आई। चौथे दिन पति अमित उसे लेने आने वाला था। सुधा बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। कभी छत पर जाती, कभी बालकनी से झांकती। उसकी खुशियां छुपाए नहीं छुप रही थीं। उसके इस हाल को देखकर भाभियां भी मंद मंद मुस्करा रही थीं। समय बीतने लगा और सुधा की बेचैनी बढ़ने लगी। तभी घर के सभी लोग बैठक में इकट्ठा होने लगे। सभी के चेहरे पर मायूसी थी। बड़ी भाभी खुद को रोक नहीं पाए। सुधा से लिपटकर फफक फफक कर रोने लगी। सुधा को समझते देर ना लगी कि कुछ अनहोनी हो गई है, पर जो उसके साथ हुआ था उसकी कल्पना भी नहीं की थी। आते समय अमित की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर उसे लगा उसकी दुनिया तो बसने से पहले ही उजड़ गई। बदहवास होकर देर तक मां से लिपटकर सिसकती रही, मानो जीने की तमन्ना ही जाती रही। कुछ दिन मायके में रहने का फैसला किया। सच तो ये था कि ससुराल वालों ने भी उसे वापस ले जाने का कुछ खास प्रयास नहीं किया। थोड़े दिनों के बाद सुधा ने ससुराल जाने का फैसला किया। अमित के साथ बिताए उन सुखद पलों को फिर से जीना चाहती थी। हर उस चीज को छूकर महसूस करना चाहती थी जिसका ताल्लुक अमित से था। बोझिल पलकों के साथ ससुराल पहुंची। एक तो अमित की यादें, ऊपर से ससुराल वालों का रूखा व्यवहार उसे बेतहाशा परेशान कर रहे थे। लिहाजा पिता के घर वापस लौटने का फैसला लिया। माता पिता ने गले से लगा लिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, पर भाभियों को सुधा का वहां रहना अखरने लगा। भाइयों ने भी सुधा का साथ नहीं दिया, लिहाजा रोज रोज किटकिट होने लगी। एक दिन सुबह सुबह राधा और भूषण जी ने चाय का प्याला उठाया ही था कि बड़े बेटे ने ऊंची आवाज में कहा, पिताजी अब आप बंटवारा कर ही दीजिए, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। भूषण जी ने बेटे की तरफ देखा और नहाने चले गए। बहुत शांत थे, मानो उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि बहुत जल्द ये सब होने वाला है। मां से बहुत देर तक बहस करने के बाद बेटे भी अपने अपने दफ्तर चले गए। शाम को जब घर लौटे तो देखा एक ट्रक पर उनका सारा सामान लदा हुआ है और उनकी पत्नियां मुंह लटकाए खड़ी हैं। भागकर पिता के पास गए और पूछा, ये क्या है पिताजी? पिता ने कहा, मैंने बंटवारा कर दिया है। ये घर मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनवाया है, इसलिए ये घर और अपनी पूरी संपत्ति सुधा को देने का फैसला किया है। तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। तुम दोनों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। बेटे गिड़गिड़ाते रहे, पर पिता ने उनकी एक ना सुनी और अपने फैसले पर अड़े रहे। किसी पिता के लिए ये फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा, किन परिस्थितियों में उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा। जिन बच्चों की खुशियों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उन बच्चों को भी मुसीबत के समय माँ बाप का पूरा साथ देना चाहिए और उनका सहारा बनना चाहिए।